दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरा नहीं है, लेकिन शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 48 घंटे में औसत तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट आई है। राजधानी में आज रात का औसत तापमान 9 डिग्री से कम रहा। देहरादून से ज्यादा ठंडी दिल्ली में रही। देहरादून में तापमान 8 डिग्री था और दिल्ली में 7 डिग्री। सिर्फ दिल्ली नहीं, गंगा यमुना के मैदानी इलाकों का भी यही हाल है। प्रयागराज से चंडीगढ़ तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वही राम मंदिर के लिए मूर्तियों का चयन कर लिया गया है। जिन मूर्तियों का चयन हुआ है उसमें राम, लखन और सीता है। साथ ही हनुमान जी को भी दिखाया गया है। हालांकि अभी उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। इन मूर्तियों को कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज ने बनाई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। योगीराज की मूर्तियां अयोध्या में स्थापित की जाएंगी। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने इसे कर्नाटक के लिए गर्व की बात कही है। उन्होंने मूर्तिकार योगीराज की तुलना हनुमान जी से कर दी है और कहा कि हनुमान जी भी कर्नाटक के थे। उन्होंने प्रभु राम की सेवा की, अब योगीराज भी कर रहे हैं। योगीराज के परिवार वाले इससे बहुत खुश हैं। उनकी मूर्तियां अयोध्या में स्थापित की जाएंगी। जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो योगीराज की मां भावुक हो गई। ಮಾತಂತೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೌಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು. ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सूचना देने के लिए घर घर अक्षत निमंत्रण देने की शुरुआत हो चुकी है। निमंत्रण में अक्षत, राम का चित्र और पत्रक को खास तौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की जानकारी पत्रक में दी गई है। पूरे देश में अक्षत निमंत्रण बांटने की जिम्मेदारी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी संघ हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मोहल्लों में जाकर अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया और लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया। लला की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर निर्माण लगभग पूर्णता के करीब है और आज से अक्षत वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हम लखनऊ के यहियागंज में हैं और आप देख सकते हैं तमाम आरएसएस से जुड़े लोग और तमाम कॉलोनी के लोग अक्षत वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और गलियों से, कॉलोनी से होते हुए वो इन घरों में जाएंगे और अक्षत वितरण यहां पर वो करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं जय श्री राम का जयघोष भी यहां पर हो रहा है। सिर पे भी अक्षत लिए हैं। क्या कहेंगे आप लोग पत्रक में? क्या कहेंगे? ये पत्रक में जो हमारे यहाँ राम मंदिर से अभी तक जो एक अभियान पूरा चलाया जा रहा है और अभी जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया, उस दिशा निर्देश के हिसाब से आज जो हमारी भरत नगर की एक बस्ती है, उस बस्ती की एक उप बस्ती है राजा बाजार। इस राजा बाजार उप बस्ती में हम लोग वितरण करने के लिए निकले हैं और हमारे साथ समाज के सभी लोग हैं। क्या कहेंगे आप लोग? प्राण प्रतिष्ठा का नजदीक है और आज से आप लोग अक्षत वितरण कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हम लोग घर घर जाकर अक्षत वितरण कर रहे हैं। प्रभु का प्रसाद, प्रभु का न्योता हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ राजनीति भी चल रही है। जेडीयू विधायक के एक पोस्टर को बीजेपी ने राम मंदिर से जोड़कर हवा दी है। पोस्टर में सावित्रीबाई फुले का एक कोटेशन छपा है, जिसमें उन्होंने मंदिर को गुलामी का मार्ग बताया था, उसी को छाप दिया गया आरजेडी की तरफ से। बीजेपी ने इस पोस्टर को राम मंदिर के खिलाफ बताया है। जेडीयू ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। बाईस जनवरी के कार्यक्रम को लेकर भगवान राम की नगरी सज रही है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर पर सियासत थम नहीं रही। विपक्षी नेताओं की बयानबाजी तो पहले से ही चल रही थी, अब पोस्टर का भी दौर शुरू हो गया है। पोस्टर में सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह का जिक्र है। साथ ही इसमें सावित्रीबाई फुले के एक कथन का भी जिक्र है, जिसमें महिलाओं से अपील करते हुए लिखा गया है कि मंदिर गुलामी का मार्ग है। ये पोस्टर पटना में लालू राबड़ी के आवास के बाहर लगा है। लालू आवास के ठीक बाहर कई सारे पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों के बीच में एक पोस्टर जो है वो मंदिर और जो शिक्षा है उसको तुलनात्मक करते हुए एक पोस्टर लगा है। और इस पोस्टर में आप देखिए ऊपर लिखा गया है पोस्टर में
मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जो राबड़ी देवी है पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी तस्वीर है। आरजेडी के जिस विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ये पोस्टर लगवाया है, पहले भी वो हिंदुओं की आलोचना की वजह से बीजेपी के निशाने पर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने पोस्टर ही लगा दिया। जब विधायक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो तो हिंदू हैं ही नहीं, वो तो शूद्र हैं। लगातार लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। आप कभी सरस्वती जी पर कहते हैं। पहले आप सभी मीडिया वाले ग्रंथ को पढ़िए और उसमें कहाँ हमें हिंदू कहा गया है, हमें तो शूद्र कहा गया है। जब हम हिंदू हैं ही नहीं, आपके ग्रंथ में कहीं हमको हिंदू लिखा हुआ है? आपके सभी ग्रंथ में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हम शूद्र हैं, हम हिंदू कहाँ से आ गए भाई? फतेह बहादुर की दलील कुछ भी हो, ये तय है कि राम मंदिर पर राजनीति का रंग चढ़ता ही जा रहा है और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी के बीच बीजेपी का हमला बढ़ता जा रहा है। इस बार सहयोगी जेडीयू का रुख सख्त नजर आ रहा है। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कौन किसने क्या पोस्टर लगाया है वो जाने, लेकिन मेरा उनको सलाह है कि धार्मिक विषय होता है आस्था का विषय। अगर ऐसे विषय पर टिप्पणी करते हैं तो यह सार्वजनिक मंच से घोषणा करिए कि जिसके घर में पूजा होगा, जिसके घर में अगरबत्ती दिखाया जाएगा, जिसके घर में शादी विवाह में पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ शादी विवाह होगा और श्राद्ध होगा, वैसे कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। ये मानक अगर स्थापित करिएगा तब तो माना जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। ये मीटिंग बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक होगी। प्रत्येक राज्य से दो पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया और मीटिंग इस बात की चर्चा होगी, इसमें ये रणनीति बनेगी, राम मंदिर बनवाने का श्रेय किस प्रकार पार्टी को मिले और राम मंदिर बनवाने में बीजेपी के योगदान को घर घर तक पहुंचाने को लेकर भी योजना होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम का पहला कार्यक्रम तिरुचिरापल्ली में है। यहां भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। दोपहर 12 बजे तिरुचिरापल्ली से ही 19,850 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसमें रेलवे, रोड, शिपिंग और एविएशन सेक्टर की परियोजनाएं शामिल हैं। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का भी प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:15 बजे के आसपास पीएम मोदी लक्षद्वीप के लिए रवाना होंगे और यहां भी उनके कई कार्यक्रम आयोजित हैं। उधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की एक तारीख 31 दिसंबर थी, लेकिन आज 2 जनवरी है और अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस बीच गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। बंगाल में टीएमसी अधीर रंजन में ठनी हुई है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट अलग बयानबाजी कर रहा है और पंजाब, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी मौका नहीं छोड़ रही। इन सबके बीच खड़गे ने आज सीट शेयरिंग कमेटी की बैठक बुलाई है और बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन में भले ही खींचतान चल रहा है, लेकिन नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि सीट बंटवारा होते ही सब ठीक हो जाएगा। 2024 में बीजेपी को दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगाए हुए है। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सबसे बड़ी मुश्किल है कि उनमें आपस में ही कई मतभेद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीट शेयरिंग के लिए फाइनल फॉर्मूला तय करना इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस से दिल बड़ा करने की बात कह चुके हैं। वहीं केजरीवाल पंजाब की जनता से सभी 13 सीटों पर जीत दिलाने की अपील कर चुके हैं। बिहार की सियासत में भी कई उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले कहती हैं कि 15 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सीट शेयरिंग की काफी बातें साफ हो गई थी। गठबंधन के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है।
और इसकी केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता न करें, बहुत अच्छी चर्चाएं अलग अलग हो रही है। सारा जो टीवी पे होता है वो पूरी स्टोरी नहीं होती, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में मची खींचतान को उद्धव ठाकरे शांत करने की कोशिश कर चुके हैं। उद्धव 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आने का दावा कर चुके हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और जब इंडिया की मीटिंग 19 तारीख को हुई थी दिल्ली में, उसी वक्त मेरे साथ संजय जी भी थे, हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो, हमारी ओर से उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करें। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जुबानी जंग जारी। बहरहाल 2024 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए इंडिया गठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं। उनमें सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अभी तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले क्षेत्रीय दल अब बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बाहर से एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीट शेयरिंग हो या कई स्थानीय मुद्दे, इन दलों के मतभेद सामने आ ही जाते हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है कि बिखरा बिखरा विपक्ष खुद को नहीं संभाल पा रहा तो देश को क्या संभालेगा। आज तक ब्यूरो। वहीं गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होंगे। साथ ही एनआईए, आईबी, रॉ के चीफ समेत कई और टॉप ऑफिसर्स शामिल होंगे। बैठक में विकास कार्यों के साथ साथ आतंकवाद और हिंसा की बढ़ती घटनाओं की भी चर्चा होगी। साथ ही इनसे निपटने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने गैंगस्टर को गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, अमेरिका और कनाडा से ऑपरेट करता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई जघन्य मामलों में गोल्डी बरार वांटेड है, लेकिन देश के बाहर होने की वजह से वो एजेंसियों से बचा हुआ है। गोल्डी बरार, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि पाकिस्तान के इशारे पर भारत में कट्टरता फैला रहा है, भारत में हत्याएं करवाता है। गृह मंत्रालय ने सूत्रों ने बताया है कि कई और गैंगस्टर्स को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इस बीच आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप की घटना के तीनों आरोपी रिमांड पर हैं। पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर 2 महीने तक तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर रहे, कैसे बच गए? बात बात पर एनकाउंटर करने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में क्यों डरती रही? क्या पुलिस भी यह देखकर पैर में गोली मारती है कि अपराधी सत्ता पक्ष का है या फिर विपक्ष का? नाम अशोक मुथाजन, ओहदा पुलिस कमिश्नर, जिला वाराणसी। नाम प्रशांत कुमार, ओहदा स्पेशल डीजीपी, उत्तर प्रदेश। तलाश में पुलिस की वाराणसी में ठोको पुलिस की जिम्मेदारी संभालते हैं अशोक मुथाजन। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ठोको पुलिस की कमान संभालते हैं प्रशांत कुमार। सवाल यही है कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस का दम भरने वाली और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा सीने पर लेकर घूमने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को 60 दिनों तक इन आरोपियों ने कैसे चकमा दिया? आरोपियों ने चकमा दिया या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईआईटी बीएचयू गैंगरेप कांड को रफा दफा करने के लिए इन्हें बचाए रखा? एनकाउंटर पर एनकाउंटर करने वाली इसी उत्तर प्रदेश पुलिस की बहादुरी को खुली चुनौती दी। वाराणसी में कलंक कथा लिखने वाले हैवान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने लेकिन चंद सेकंड में खूंखार से खूंखार अपराधियों को परलोक पहुंचाने वाली पुलिस के हाथ अचानक बंध गए। सही सुना आपने, पूरे 60 दिनों तक कानून को अपने रसूख के जूतों तले कुचलते हुए तीनों आरोपी यूपी पुलिस का मजाक बनाते रहे, खुल्लम खुल्ला उत्तर प्रदेश पुलिस की जाबाजी को ललकारते रहे। लेकिन आरोप है कि पुलिस का सोया हुआ जमीर नहीं जागा। सोचिए, आरोपी खुल्लम खुल्ला घूमते रहे, गैंगरेप की पीड़िता इंसाफ की मांग करती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस के बंधे हुए हाथ नहीं खुले। आप सोचेंगे कि बड़े से बड़े अपराधियों को ढेर करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के
लंबे हाथ इनकी गिरेवा तक पहुंचते पहुंचते क्यों छोटे पड़ गए? तो दिल थाम कर सुनिए, IIT BHU की छात्रा से गैंगरेप के ये सभी आरोपी बीजेपी के नेता हैं। आगे बढ़े उससे पहले इनका बायोडाटा सुनिए। नाम कुणाल पांडे, नाम सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान। तीनों आरोपी वाराणसी IIT सेल इकाई के संयोजक और सह संयोजक थे। तीनों आरोपी कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। सत्ता के नशे में ऐसा चूर थे कि पहले गैंगरेप किया, फिर आराम से घूमते रहे, यहां तक कि चुनाव प्रचार करते रहे। आरोप यही कि आरोपी सत्ता दल से जुड़े हुए थे, लिहाजा सत्ता की हनक ने यूपी पुलिस के हाथ बांध दी। उत्तर प्रदेश की पूरी बहादुरी धरी की धरी रह गई। अब सवाल यही है कि ठोको पुलिस का बुलडोजर आखिर कहां गायब है? आरोपियों के बीजेपी कनेक्शन का खुलासा हुआ तो तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। दावा यही है कि पकड़े गए आरोपियों को कोई रियायत नहीं मिलेगा, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो BHU कैंपस में जिस जगह ये घटना हुई वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कैंपस के अंदर सिद्धपीठ मंदिर है, वहां एक चौराहा टाइप का है, कैमरे लगे हैं। प्रशासन कह रहा है कि कैमरे में तो कुछ आया ही नहीं। ये कैसे संभव है कि सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीर रिकॉर्ड ना हुई हो? आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के घाटी वाले जिलों में फिर से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। सोमवार की शाम को हथियारबंद लोगों ने निहत्थे नागरिकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद से तनाव बढ़ गया है। गोलीबारी की घटना लीलोंग इलाके में हुई, जिसके बाद वहां उपद्रव शुरू हुआ। घटना के विरोध में लोगों ने 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने अपील की है कि शांति बनाए रखें, आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। डीके शिवकुमार, डीके ने कहा है कि मेरे केंद्रीय एजेंसियों के जरिए मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश हो रही है। सीबीआई ने डीके शिवकुमार की कंपनी को नोटिस भेजा है। नोटिस में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। डीके शिवकुमार की कंपनी पर आरोप है कि निवेश के नाम पर वित्तीय हेराफेरी की गई है। डीके शिवकुमार ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि किस आधार पर यह नोटिस दिया गया है। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित करार दिया है। भारतीय न्याय संहिता में ड्राइवर्स को लेकर किए गौ प्रावधान की वजह से ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं। किए गए प्रावधान है उसके लिए महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में ट्रक चालकों ने गाड़ी खरीदी, जिसकी वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। ड्राइवर्स का कहना है कि नए कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि अगर हादसा होता है तो सिर्फ हमें जिम्मेदार माना जाएगा और 10 साल की सजा होगी। उनकी मांग है कि ये नियम बदले जाएं, अन्यथा हड़ताल बढ़ती जाएगी।